गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास तक हमने विवर्तन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो विवर्तन में हमने सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करी थी। केंद्रीय जो उच्चिष्ट होता है उसकी फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है उसके बारे में देखा था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हमारी पांचवी घटना पर। प्रकाश की जो पांचवी घटना होती है वो होती है प्रकाश का घूर्णन। तो हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रकाश का घूर्णन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, प्रकाश का जो घूर्णन होता है वो कैसे होता है, किस तरह प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं हाइगन्स के तरंग सिद्धांत की। हाइगन्स ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया था कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। परंतु यहां पर फ्रेनेल ने प्रकाश के घूर्णन की खोज करके यह बता दिया कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य नहीं होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो सबसे पहली बात आती है घूर्णन की खोज। तो घूर्णन की खोज या घूर्णन के बारे में किसने बताया था? फ्रेनेल ने बताया था। फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने घूर्णन की खोज करी थी। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश तरंगें होती है किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होती है तो वो तरंगें, उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है और अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगें ही केवल घूर्णन की घटना प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर प्रकाश तरंगों के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश तरंगें होंगी उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। और अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगें ही कौन सी घटना शो करती है? घूर्णन की घटना शो करती है। अनुदैर्ध्य तरंगें घूर्णन की घटना प्रदर्शित नहीं करती। अब यहाँ पर जो प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है वो उनके बारे में मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत दिया था कि जो किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगें होंगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगें होती है, प्रकाश तरंगें, वो होती है ईएम वेव्स। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ये होता है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, दोनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और दोनों के लंबवत होने पर दोनों की तरंगों के संचरण की दिशा एक होती है, जिनके कारण इन दोनों के अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बनती है। और वो परिणामी तरंग कौन सी निकल के आती है? ईएम वेव, जिसमें जो तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा इस तरह से होगी कि ये तीनों ही परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश सदिश के या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तीनों ही तरंग संचरण की दिशा के ई वेक्टर होगा वो परस्पर लंबवत होता है किसके? बी वेक्टर। ये विद्युत क्षेत्र को बताता है और ये इसको बताता है चुंबकीय क्षेत्र। ये बातें तो हमने पहली ही क्लास में बात करी थी, जब रे ऑप्टिक्स हमने जो फिजिक्स से स्टार्ट करी थी ऑनलाइन क्लासों का जो पहला लेक्चर था वहीं पे, पहला या दूसरा लेक्चर वहीं पे हमने इनकी बातें करी थी। तो मैक्सवेल के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित जो तरंगें होंगी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। अब फ्रेनेल ने यह बताया कि जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाश तरंगें, वो घूर्णन की घटना प्रदर्शित करती है। कौन सी घटना प्रदर्शित करती है? घूर्णन की घटना। इसलिए इनकी प्रकृति क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी। अनुप्रस्थ प्रकार की प्रकृति की तरंगें होंगी, अनुदैर्ध्य नहीं होंगी, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगों में घूर्णन की घटना नहीं प्रदर्शित की जाती है। तो ये बात किसने बताई थी? फ्रेनेल ने बताई थी घूर्णन की खोज। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में जानकारी देने वाली घटना एकमात्र है घूर्णन। यदि हमने घूर्णन पढ़ लिया तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश तरंगें घूर्णन की घटना को शो करती है। तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ शो होगी। ठीक है। अब आते हैं आगे चलते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे प्रकाश सदिश के कंपन। तो देखो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। जो प्रकाश तरंगें हैं वो कौन सी तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ईएम वेव्स। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र सदिश के जो कंपन है, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, इन्हीं को विद्युत क्षेत्र सदिश को क्या बोला जाता है? प्रकाश सदिश बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश सदिश। तो प्रकाश सदिश को हम किससे लिखेंगे? ई वेक्टर से लिखा जाएगा। ये ई होता है विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं, और प्रकाश सदिश के कंपन ई वेक्टर से लिखा जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश सदिश के कंपन है
प्रकाश सदिश के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन वो तरंग संचरण की दिशा के परस्पर में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ऐसे कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन इस तरीके से होते हैं, ये तो विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं ऐसे ऊपर नीचे, और ये वाले होते हैं इस साइड ऐसे, ये जेड दिशा में, ये यहाँ पे होते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और ये होते हैं ई वेक्टर। तो ये इस तरंग संचरण की दिशा अक्ष के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश सदिश के कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के कैसे होते हैं, अभिलंबवत। प्रकाश सदिश होगा तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, दिशा के लंबवत कंपन करता है, इस तरीके से होगी। तो ये बात किसने बताई थी, ये फ्रेनेल ने ध्रुवण की खोज करके बताई थी। अब हम बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में, कि प्रकाश किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो कौन सा प्रकाश होता है, वो होता है अध्रुवित प्रकाश, और उस प्रकाश का ध्रुवण है वो कैसे किया जाएगा, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश व ध्रुवित प्रकाश की, ये जानकारी थी ध्रुवण के बारे में थोड़ी सी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अध्रुवित प्रकाश। अब हम देखते हैं अध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है। किसी भी प्रकाश से, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में पाए जाएं, तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश। कैसे, मान लो ये कोई भी एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो प्रकाश जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है मान लो, और इसमें जो प्रकाश सदिश के कंपन है वो कैसे हैं, ऐसे भी है, इस तरीके से, इस तरीके से भी है, इस तरीके से भी है, इधर भी है, इधर भी है। मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो वो उसके चारों तरफ सभी संभव दिशाओं में, तरंग संचरण इधर जा रही है, ये हो गई तरंग संचरण की दिशा, तो इसके चारों ओर सभी संभव दिशाओं में फैलता है। तो सभी संभव दिशाएं, इधर भी इसके लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश उसके प्रकाश सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में फैले, तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। एग्जांपल दें तो किसी भी बल्ब, ट्यूबलाइट या कोई CFL बल्ब होता है, उसको जलाने पर जो प्रकाश होगा वो चारों तरफ बराबर फैलता है, तो चारों तरफ सभी संभव दिशाओं में प्रकाश सदिश के कंपन होने की वजह से कौन सा प्रकाश होता है, अध्रुवित प्रकाश। अब ध्रुवित प्रकाश कैसे होता है, दूसरा प्रकाश होता है ध्रुवित प्रकाश। ये क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश का मतलब है इसमें प्रकाश का क्या होगा, ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। अब ध्रुवण किस तरीके से करेंगे, किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश सदिश के कणों के कंपनों को एक निश्चित दिशा में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाए, तो इस प्रकार का प्रकाश है वो कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। क्या बोलते हैं कि किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा, किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा किसी प्रकाश सदिश के, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, जैसे मान लो ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। अब प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो निकलने वाला प्रकाश कौन सा होगा, अध्रुवित प्रकाश, जो कि सभी संभव दिशाओं में फैलेगा। उस प्रकाश के आगे कोई एक ऐसा उपकरण लगा दो कि उससे जो निकलने वाला प्रकाश होगा वो एक निश्चित दिशा में, उसमें प्रकाश सदिश के कणों के कंपन एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाएं, सभी दिशाओं में नहीं हो, एक निश्चित दिशा से देखने पर ही दिखें, तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, इस प्रकार का प्रकाश कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश का, इस प्रकार की घटना को बोलेंगे प्रकाश का ध्रुवण। तो ये होती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कैसे किया जाएगा, अब फिर से एक बार और बता देता हूं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में हो, तो ऐसा प्रकाश कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। लेकिन यदि किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा, किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रकाश सदिश के कणों के कंपनों को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दें, तो इस प्रकार का प्रकाश कहलाता है ध्रुवित प्रकाश। तथा प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है,
प्रकाश का घूर्णन, प्रकाश के घूर्णन की खोज करी थी फ्रेडर ने। तो यहां से इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा एक निश्चित दिशा में हमें क्या करना है, सीमित करना है प्रकाश सदिश के कणों के कंपनों को, तो घूर्णन कहलाता है। कर रहे थे ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में। देखो अध्रुवित प्रकाश का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मान लो कोई भी एक प्रकाश स्रोत है, ये एक प्रकाश स्रोत है S, इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश सदिश के कणों के कंपन होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरीके से, मतलब सभी संभव दिशाओं में इस तरीके से प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है, और ये एक वर्त फॉर्मेशन बनेगी, वर्त के रूप में इस तरीके से सभी संभव दिशाओं में प्रकाश सदिश के कणों के कंपन होंगे। तो इस प्रकार का प्रकाश होगा वो कौन सा प्रकाश कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जबकि जो प्रकाश का घूर्णन कर देते हैं तो प्रकाश के घूर्णन में प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है वो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। जैसे बात करें ध्रुवित प्रकाश में, तो किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा, अब वो विशेष प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रकाश का घूर्णन या तो हम पोलराइड की सहायता से कर सकते हैं या फिर हम टूरमेलिन क्रिस्टल। तो प्रकाश का जो घूर्णन किया जाता है या तो हम करेंगे पोलराइड से, पोलराइड एक युक्ति होती है, बताऊंगा आपको किस तरीके से होती है, और एक होता है पोलराइड के बाद होता है टूरमेलिन क्रिस्टल। टूरमेलिन क्रिस्टल लिया आता है, क्रिस्टल होता है और ये डायमंड के फॉर्मेशन में आता है इस तरीके से, मतलब हेक्सागोनल षटफलक की तरह होता है। तो यहाँ पे देखो मान लो एक प्रकाश स्रोत है ये वाला S, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, कौन सा प्रकाश निकलेगा, अध्रुवित प्रकाश। और अध्रुवित प्रकाश जाएगा वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होगा, लंबवत कंपन करेंगे और सभी संभव दिशाओं में इसके कणों के कंपन होंगे। इस तरीके से निकलने वाला प्रकाश होगा अध्रुवित प्रकाश को डॉट्स। यहाँ पे देखो मैं ये जो डोनट लिख रहा हूँ ना इस तरह से होल, तो डोनट का मतलब है कि प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है वो सभी संभव दिशाओं में हो रहे हैं। तो सभी संभव दिशाओं में इस तरह से होंगे, तो ये वाला प्रकाश कौन सा होगा, अध्रुवित प्रकाश। अब इस अध्रुवित प्रकाश को एक विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाता है, या तो आप पोलराइड से गुजार दो या टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजार दो। तो यहाँ पे टूरमेलिन क्रिस्टल लगा देते हैं, इस तरीके का होता है, देखो षटफलक की तरह ऐसे, ये टूरमेलिन क्रिस्टल लगा दिया। जब ये प्रकाश एक अध्रुवित प्रकाश इस टूरमेलिन क्रिस्टल पर आपतित होता है तो टूरमेलिन क्रिस्टल में प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है वो एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाते हैं, मतलब सभी संभव दिशाओं में न होकर एक फिक्स दिशा में सीमित हो जाते हैं। तो यहां से जो निकलने वाला प्रकाश होगा ये देखना एक सीमित दिशा में, निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो ऐसा प्रकाश निकलेगा वो कौन सा प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश। अब इसमें अंतर क्या है, अब देखो इसमें आपने डोनट लगाया, तो डोनट का मतलब है घूमने के लिए स्वतंत्र है, कि सभी संभव दिशाओं में हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, तो ये तरंग संचरण की दिशा है, और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या आ रहा है, प्रकाश सदिश के कंपन, जो कि एक निश्चित दिशा में सीमित है। ये ध्रुवित प्रकाश है, और ये वाला जो क्रिस्टल होगा वो कौन सा होगा, टूरमेलिन क्रिस्टल। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि टूरमेलिन क्रिस्टल के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया, तो ये ध्रुवित प्रकाश बना। ध्रुवित प्रकाश में जो दिशा होती है प्रकाश सदिश के कंपनों की दिशा, ये प्रकाश सदिश है, ई वेक्टर से लिखेंगे, इनकी जो दिशा होगी वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। अब लंबवत हम दो प्रकार से बना सकते हैं, मान लो ये बोर्ड है वो आपकी कॉपी का पेपर है, पेज, ठीक है, तो पेज में तरंग संचरण की दिशा दो लाइनों के आधार पर दर्शा सकते हैं, ये, ठीक है। अब मान लो हमें प्रकाश सदिश के कंपन है वो कागज के तल के समांतर कंपन करेंगे, ये कागज का तल है बोर्ड मान लो, तो इसके समांतर कंपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से, ये कागज के तल के समांतर ऊपर नीचे हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया कि प्रकाश सदिश के कंपन किसमें होंगे, कागज के तल के समांतर, इस तरीके से ये समांतर कंपन होंगे इसमें नहीं, और कागज के तल के लंबवत, तो ये बोर्ड है वो कागज का तल है और इसके लंबवत होगा या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। अब देखो जब भी हम दिशा अंदर या बाहर की दर्शाते हैं तो बाहर वाली दिशा को दर्शाते हैं डॉट से, डॉट लगाते हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ वाली दिशा को दर्शाते हैं क्रॉस से। तो हम यहाँ पे जो प्रकाश सदिश के कणों के कंपन है वो किससे दर्शाएंगे, डॉट से दर्शाएंगे, ताकि हमें पता लग जाए ये प्रकाश सदिश के कंपन है। ये कैसे होंगे, कागज के तल के लंबवत, अंदर देखो ये कागज का तल तो ऐसे है और कणों के कंपन कैसे हो रहे हैं, लंबवत,
तो ये हो जाएंगे कागज के तल के लंबवत प्रकाश सदिश के कंपन। तो इस तरीके से एक निश्चित दिशा को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये है रिप्रेजेंटेशन कि हम कैसे समझें इसको, कागज के तल के लंबवत और ये इसका मतलब हो जाएगा कागज के तल के समांतर। तो ये होता है ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश का घूर्णन दो युक्तियों से कर सकते हैं, पोलराइड से कर सकते हैं और टूरमेलिन क्रिस्टल से कर सकते हैं। अब बात आती है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। अगला जो टॉपिक अब कौन सा होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ये ध्रुवित प्रकाश ही है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्या ये एक तरह का ध्रुवित प्रकाश, लेकिन कौन सा, समतल। समतल का मतलब क्या है, एक तल जैसे बोर्ड है ना XY तल है, तो वैसे एक तल मान लेते हैं। ध्रुवित प्रकाश मतलब प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश सदिश के कणों के कंपन एक निश्चित दिशा में है। लेकिन समतल मतलब यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश में प्रकाश सदिश के कणों का कंपन एक तल में निश्चित हो, यहां पे तो निश्चित दिशा में थी, अगर इनके प्रकाश सदिश के कणों के कंपन एक तल में निश्चित करते हैं, जैसे XY तल में निश्चित करते हैं, तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। यदि किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा यदि प्रकाश सदिश के कणों के कंपन, प्रकाश सदिश के कणों के कंपन एक निश्चित तल में सीमित कर दिए जाए, एक निश्चित तल में सीमित कर दें, तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसके बाद में हम कुछ और डेफिनेशन पे चलते हैं। तो कौन सा, वर्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो इन सब के बारे में डेफिनेशन पढ़ के आगे हम देखते हैं कि कंपन तल और ध्रुवण तल कैसे हैं, तो उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तीय ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश के बारे में। हम बात करते हैं वर्त ध्रुवित प्रकाश के। वर्त ध्रुवित प्रकाश में देखें तो किस तरीके से होगा, वर्त ध्रुवित मतलब एक वर्त के अनुदिश, जब किसी प्रकाश स्रोत से समान आयाम के प्रकाश सदिश के कणों के कंपन एक समतल में घूर्णन करने लगे, तो उससे जो बनने वाला पथ होगा प्रकाश सदिश के कंपनों का, वो एक वर्त के अनुदिश होगा। तो इस प्रकार से बनने वाला जो प्रकाश होगा वो कौन सा प्रकाश बनेगा, वर्त ध्रुवित प्रकाश बनेगा। कैसे, दो समान आयामों के, जैसे ये मान लो एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से इधर है, वो कितने आयाम का, ई वेक्टर आयाम का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, जितने आयाम का इधर है उतने ही आयाम का इस साइड हो रहा है ऊपर की तरफ ई वेक्टर आयाम से, और उतना ही इस साइड जा रहा है ई वेक्टर से, और उतना ही इधर जा रहा है। मतलब सभी संभव दिशाओं में दो समान आयाम, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में ई वेक्टर समान आयाम के प्रकाश सदिश के कंपनों के द्वारा यदि ये एक निश्चित तल में घूर्णन करने लगे, तो इस प्रकार से जो इनका बिंदु पथ बनेगा वो एक वर्त के अनुदिश बनता है। तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाता है, वर्त ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब इसमें हम बात करें वर्त ध्रुवित प्रकाश की, तो इसमें दो समान आयामों का संयोजन होता है, दो समान आयामों का संयोजन, दो समान आयामों का संयोजन, और इन दोनों समान आयामों के संयोजन में कितने डिग्री का कलांतर होता है। तो देखो एक आयाम तो x डायरेक्शन में इधर ई वेक्टर, और एक है इस डायरेक्शन में कौन सा है, ई वेक्टर। तो दोनों के मध्य अगर हम कलांतर देखें तो ये कलांतर कितने का होगा, π/2 का कलांतर होता है। तो दोनों समान आयामों का संयोजन होगा और दोनों के मध्य जो कलांतर होता है वो कितने का होता है, π/2। तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाता है, वर्त ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब हम बात करते हैं दीर्घवर्त ध्रुवित प्रकाश पे। जब हम बात करें दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश, ये किस तरीके से होगा, दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश। दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश में अब दीर्घवृत्त बनता है तो उसकी एक अक्ष होती है लघु अक्ष और दूसरी होती है दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दोनों असमान आयाम की होती है, इसलिए यहां पर दो असमान आयामों का संयोजन होगा। तो एक आयाम होगा, मान लो ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से इधर है ए वेक्टर आयाम का और इधर जा रहा है बी वेक्टर आयाम का प्रकाश सदिश, इधर है ए वेक्टर का आयाम का और इधर है बी वेक्टर के आयाम का प्रकाश सदिश। तो इनसे जो बनने वाला पथ है वो बिंदु पथ
बनेगा प्रकाश सदिश के कंपनों का, वो एक दीर्घवृत्त के अनुदिश बनेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी प्रकाश स्रोत से दो असमान आयाम, क्या होंगे, दो असमान आयाम परस्पर लंबवत, दो असमान आयाम परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करें, तो इस प्रकार से इनके कंपन से जो इनका जो पथ का बिंदुपथ होगा वो एक बिंदुपथ होगा, वो एक दीर्घवृत्त के अनुदिश होगा, और दीर्घवृत्त के अनुदिश होने पर इनका जो बनने वाला पथ होगा दीर्घवर्तीय पथ बनेगा, और इस प्रकार का प्रकाश है वो कौन सा कहलाएगा, दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश में दो असमान आयामों का संयोजन होता है। क्या होता है, दो असमान आयामों का संयोजन, दो असमान आयामों का संयोजन होता है, और दो असमान आयामों के संयोजन में जो कलांतर होता है फाई, वो कितने का आता है, π/2। देख लो, ए वेक्टर है इधर और दूसरा आयाम है बी वेक्टर, और दोनों के मध्य ये कलांतर है वो कितने का है, π/2। तो इस प्रकार का प्रकाश कौन सा प्रकाश कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इनको बोल सकते हैं दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश, लेकिन ये समतल नहीं आ रहा है। देखो ये दीर्घवृत्त बनना है, समतल नहीं बनना है, तो इसको हम दीर्घवर्तीय समतल ध्रुवित प्रकाश भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं वर्तीय समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि वर्तीय इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या पता चल रहा है। वर्तीय ध्रुवित प्रकाश में दो समान आयाम होंगे, ई वेक्टर, और यहाँ पे दो असमान आयाम, यहाँ पर कलांतर सेम होगा, यहाँ पर भी कलांतर सेम होगा, π/2 दोनों में, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रकाश, ये अलग अलग इनकी डेफिनेशन है हमने पढ़ ली। अध्रुवित प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश का ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, वर्तीय ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवर्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इन्हीं प्रकाश की डेफिनेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कुछ विधियां, कौन कौन सी विधियों से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, और आगे हम सबके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।